बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में डूबती मईशत के चर्चे बड़े सालों से चल रहे थे, लेकिन अब ये एक आलमी खबर बन चुकी है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि सख्त फैसले लेने होंगे, वरना श्रीलंका बनने के लिए हफ्ते बाकी हैं। कितने हफ्ते वो तो डिबेटेबल है, लेकिन हफ्ते बाकी हैं। हुकूमत कह रही है कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी। इमरान खान कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने मेरी टीम के अजीम कारनामों पर पानी फेर दिया। लोग मुंह में उंगलियां डाले एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कौन सा कारनामा था जिसमें पानी फेरा गया। जबकि 3 साल खान साहब डूबती मईशत का मलबा साबिक हुकूमत पर डालते रहे, तो क्या ये फार्मूला मौजूदा हुकूमत पर नहीं चलेगा? हकीकत यह है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हुकूमती कर्जे 25,000 अरब थे, और जब गई तो 42,000 अरब छोड़ गई। ना कर्जों में कमी हुई, ना कोई बड़ा मंसूबा। लोग पूछ रहे हैं कि यह पैसा कहाँ गया। बजट खसारा 2200 अरब से 5,500 अरब पे पहुंच गया। डॉलर 120 रुपए से तकरीबन 189 का हो गया। और आज मुल्क में मईशत के दिवालिया होने के बड़े चर्चे हैं, लेकिन 6 महीने पहले हमें शब्बर ज़ैदी साहब ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही कह दिया था कि मईशत दिवालिया हो चुकी है। सियासी आदम इस्तेकाम ने जल्दी पर तेल का काम करते हुए इस सफ़र को मज़ीद तेज़ कर दिया और पाकिस्तान की मईशत पे लाल झंडी लहराने लगी। अवाम है कि दोनों तरफ के दावों में घिरी हुई है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में मालूमात और दावे, इनके उलझे गुच्छे, इनको सुलझाने के लिए आज मैंने 2 बहुत ही अहम मेहमानों को दावत दी है, जो हमें हकाइक से बेहतर तरीके से आगाह करने की सलाहियत रखते हैं। असद उमर साहब, शब्बर ज़ैदी साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और असद उमर, स्पेशली आपका, क्योंकि मुझे पता है आप सिर्फ सोलो जाते हैं प्रोग्राम्स में। मेरी आप स्पेशल रिक्वेस्ट पे, PNN की रिक्वेस्ट पे आप आए हैं आज यहाँ पे, और आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब शुरू हो जाते हैं कि पहले 2 साल में आपके PTI के ग्रोथ जो है वो सप्रेस की गई, और वही एक रीज़न था इकोनॉमिक कोलैप्स का, जिसने पूरे मुल्क को एक दिवालिया होने के दहाने पे खड़ा कर दिया। क्या ये इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पे सही है असद उमर साहब? नहीं सर, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो जो बुनियादी मईशत का असूल है कि जब मईशत में बैरूनी खजारा एक ख़तरनाक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके बाद आपके पास फौरी तौर पर कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय इसके कि आप डिमांड को या तलब को कम करें, और उसके लिए तकलीफ दे फैसले करने पड़ते हैं ताकि डिमांड और सप्लाई का गैप कम किया जाए, खसारे को नीचे लाया जाए। तो पहले साल तो इसकी वजह से हुआ था। दूसरे साल तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा 1 सदी का पैंडेमिक हिट किया, और पाकिस्तान की मईशत तो तकरीबन उसके अंदर ब्रेक इवन रही थी, 0.2% नेगेटिव थी। अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, बड़े बड़े मुल्क जो हैं उनकी किसी की -6%, किसी की -8%। तो पहला साल तो बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए था, लेकिन दूसरा साल कोविड की वजह से हुआ। उसके बाद अगले 2 साल जो गुजरे, एक साल में 5.74% ग्रोथ इकोनॉमी की, और आज ही हुकूमत की, मुफ्ता इस्माइल की और एहसन इकबाल की हुकूमत ने आदाद शुमार रिलीज किए हैं कि इस साल की ग्रोथ जो है हमारी है वो 5.97% या समझ लीजिए 6% हुई है। तो 2 साल बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के गुजरे हैं कोविड की रिकवरी के बाद। शब्बर ज़ैदी साहब, आपने तो तकरीबन 6 महीने पहले कह दिया था कि हमारी इकॉनमी जो है बैंकरप्ट हो चुकी है, तो असद उमर साहब तो उससे एग्री नहीं कर रहे। नहीं, देखिए मेरी बात सुने असद उमर साहब, जब इकोनॉमी की बात आज की करें, मैं थोड़ा सा आपको असद उमर साहब की बात को क्लैरिफाई कर दूं। देखिए बात असद साहब सही कह रहे हैं। जब 30 जून 18 को PTI की गवर्नमेंट आई थी, तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट था और सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो तकरीबन मेरे हिसाब से 15 बिलियन से ज्यादा का था। तो पाकिस्तान तो उस दिन, जिस दिन PTI गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, उस दिन ही बैंकरप्ट था। जो कर्जे पाकिस्तान ने लिए थे 76 से लेकर 2018 तक, बैरूनी कर्जे हो या डोमेस्टिक कर्जे हो, वो दोनों रिकवरेबल नहीं थे फ्रॉम द पाकिस्तान अर्निंग, और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर उसी दिन बैंकरप्ट था। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त असद साहब कह रहे हैं कि पहले साल में उसको करंट अकाउंट को बैलेंस किया गया और उसकी वजह से इकोनॉमी में कंट्रैक्शन हुई, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात जो कोविड वाली है, वो भी बात ठीक है, मगर तीसरी बात जब आके अगला साल आया तो उसमें जो ग्रोथ अपनी जगह पे असद साहब बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मगर उस ग्रोथ में से मैं जो कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ है
वो थोड़ा सा मेरा उस पर इख्तलाफ हो सकता है कि मैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में गाड़ियों की ग्रोथ को अच्छा नहीं समझता। वो थोड़ी सी इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ हो गई, जिसके वजह से आज हम बहुत शदीद करंट अकाउंट खसारे में चले गए। देखिए बात यह है मुबश्शिर साहब, अगर मैं सच बोलूं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जब भी 5.5% की ग्रोथ को क्रॉस करती है तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट अनमैनेजेबल हो जाता है और हमें अपनी ग्रोथ को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पर एक निहायत खस्ता हाला मुल्क है और मैं अकाउंटिंग में उसको कहूँगा कि ये 76 से ही बैंकरप्ट है। मेरी बात यार एक थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी अलग चीज़ होती है और डिफ़ॉल्ट अलग चीज़ होती है। पाकिस्तान बैंकरप्सी की शक्ल में है मगर डिफ़ॉल्ट की शक्ल में नहीं है। असद उमर साहब एक्चुअली जो कह रहे हैं ना शबर जैदी साहब, मैं आपको आसान अल्फाज में मैं उसको रीफ्रेस कर देता हूँ ताकि मेरी तरह के जो नाजरीन हैं उनको भी समझ आ जाए। वो ये कह रहे हैं कि आपने लिमिटेड एक ग्रुप को आपने बेनिफिट्स दिए बहुत ज़्यादा, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है तो वो उसने तो $25 बिलियन तक आपकी एक्सपोर्ट को ले गया, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर पूरे मुल्क के तमाम कारोबार में मिला के 8% है सिर्फ, और 92% जो सेक्टर है स्पेशली जिसमें SME है और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो तकरीबन 50% से ज़्यादा कोलैप्स हो गई, और बल्कि आपके आखिरी साल में उनमें 50% जो है वो जॉब रिडक्शन भी हो गई थी और यूनिट्स क्लोज होना शुरू हो गए थे। तो आपने टेक्सटाइल को ज़रूर सपोर्ट किया, लेकिन 92% ऑफ इंडस्ट्री और ट्रेड को यहाँ पे मार पड़ी है। अच्छा सर, ये जिस किसी ने भी आपको अदादो शुमार दिए हैं वो कोई दुरुस्त अदादो शुमार आप तक नहीं पहुंचे। मैं जवाब दे देता हूँ एक एक करके बात का। Okay. लेकिन जो शब्बर की जो पहली बात थी उसको जरा सा मैं इंडोर्स कर दूं। देखें, पाकिस्तान इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल के अंदर है जहां सिवाय कर्जे लेकर पुराने कर्जे वापस करने के हमारी कोई सूरत हाल नहीं है। और ये सूरत हाल आज से नहीं है, ये सूरत हाल हमारी बने हुए 20, 25, 30, 40 साल हो चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो वो कोई ये बात नहीं है कि 2 साल के अंदर कोई मईशत की पॉलिसी अच्छी नहीं थी उसकी वजह से हम यहाँ पे आ गए। तो शब्बर का जो बेसिक पॉइंट है वो बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है। ये दहाइयों से हम यहीं पे खड़े हैं। रात को अगर हम देखें तो हमारी गंदम जो सबसे बड़ी फसल होती है उसका रिकॉर्ड पिछले साल रखा गया, हमारे चावल के फसल का रिकॉर्ड हुआ, मकई के फसल का रिकॉर्ड हुआ। इस साल जो फसलें हमारी हुई हैं उसमें गन्ने की फसल का रिकॉर्ड हुआ है, मकई की फसल का रिकॉर्ड हुआ है, चावल की फसल का रिकॉर्ड हुआ है और आलू की फसल का रिकॉर्ड हुआ है। यानी 5 में से 4 बड़ी फसलों के रिकॉर्ड हुए हैं। तो 4.5% से तकरीबन हमारी ज़राअत ने ग्रो किया है, जो मेरे ख्याल में आपको पता नहीं कितने को 10-15 साल 20 साल पीछे जाना पड़ेगा इतनी स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखने के लिए। अगर मैं इंटरजेक्ट करूं आपको, सॉरी मुझे इजाज़त है मैं इंटरजेक्ट करूं। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था तो ज़राअत की जो कंट्रीब्यूशन GDP को थी वो 56.6% थी, लेकिन 3 साल पहले ज़राअत की कंट्रीब्यूशन GDP को -3.5% थी, और जितनी मर्जी ग्रोथ हुई हो वो पॉजिटिव नहीं हुई पिछले 3 साल में। असद साहब नहीं सर, पॉजिटिव है ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ। 3.5% GDP ग्रोथ पॉजिटिव एग्रीकल्चर के अंदर हुई है। और आज जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आदादोशुमार शामिल जारी किए हैं उसके मुताबिक इस साल की एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो 4.4% हुई है। तो ये तो मेरे घड़े हुए नंबर नहीं है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किए हैं। मैंने आपको फसलों को बता दिया जिसके अंदर नए रिकॉर्ड सेट किए गए हैं। तो ये तो ज़राअत हो गई। उसके बाद एक्सपोर्ट्स के अंदर सिर्फ इस 1 साल के अंदर हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल अगर मिला लें तो जितनी ग्रोथ में इजाफा हुआ था एक्सपोर्ट्स की, उससे सिर्फ इस 1 साल के अंदर ज्यादा इजाफा हो रहा है। टेक्सटाइल उसका बड़ा कंट्रीब्यूटर है, लेकिन सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है। आपकी IT की एक्सपोर्ट जो 2 साल पहले सिर्फ $1.2 अरब थी, वो इस साल $3 अरब पे पहुंच रही है। इसी तरीके से बहुत सारी और जो हमारी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हमें ग्रोथ नजर आई है। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाए, सिर्फ टेक्सटाइल नहीं ग्रो किया, ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी थी। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल यूनिट देखें, वहां पे ग्रोथ नजर आएगी, आपको केमिकल के अंदर ग्रोथ नजर आएगी, आपको फूड एंड बेवरेजेस के अंदर ग्रोथ नजर आएगी। ये एक वाइड स्प्रेड ग्रोथ नजर आई है। पिछले साल भी 7.8% या 7.7% इजाफा हुआ था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। इस साल 7.2% हुआ है। तो ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई है
और इकोनॉमी में मेरे ख्याल में ग्रोथ, उसके इकोनॉमी के बाद आगे चल के बात करेंगे, ऐसे भी पहलू हैं जो तशवीशनाक हैं, जो इतने अच्छे नहीं लग रहे, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन जहां तक ग्रोथ की बात है तो मेरे ख्याल में ग्रोथ के तो दो बहुत ही अच्छे साल, एक्सेप्शनली अच्छे साल दो ग्रोथ के गुजरे हमारे। शबर जैदी साहब, क्या ये सही नहीं है कि पौने 4 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो जो हमारी की इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और फाइनेंस के फैक्टर्स हैं उनको उनकी करेक्शन करने में नाकाम रही है और उसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक हो रहा है? देखिए लुकमान बशीर साहब, मैं एक बात बिल्कुल एक जुमले में समेटना चाहता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2018 से लेकर 2022 तक कोई बुनियादी पॉलिसी गलती नहीं की है इकोनॉमिक्स में, मगर जिस रफ्तार से करेक्शन करनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। और उसमें सबसे बड़ी करेक्शन जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी वो ये था कि जो हमारे बुनियादी फैसले थे, मेरे हिसाब से जो मैं उसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ, कि हमारी मईशत को जो दस्तावेजी करना था, जो हमारे टैक्स के बेस को, और वो गलती मेरी थी, मैं खुद चेयरमैन एफबीआर रहा, उसमें हमें नाकामी हुई। हमें सियासी तौर पर ट्रेडर्स के सामने झुकना पड़ा और मैं ये कह सकता हूँ कि बुनियादी पॉलिसी गलती कोई नहीं की, मगर पीटीआई ने एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को उसी तरह चलाया जिस तरह पहले चला रहे थे। कोई इम्प्रूवमेंट मुझे उस सिस्टम में नजर नहीं आई, तो इस वजह से स्टेटस क्यो मेंटेन रहा और जो पाकिस्तान की मईशत तनज़्ज़ुली में जा रही थी वो थोड़ी सी सांस जरूर लिया मगर सही नहीं हो सकी। शब्बर साहब, अगर मैं आपकी बात मान लूं, अगर इतनी अच्छी हुकूमत चल रही थी तो उसी हुकूमत ने 3 अपने फाइनेंस मिनिस्टर बदले, पता नहीं कितने चेयरमैन एफबीआर बदले, कितने सेक्रेटरी फाइनेंस बदले, स्टेट बैंक के गवर्नर्स बदले। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में कंटिन्यूटी रखनी थी और उसी को कंटिन्यू करना था तो फिर इन तब्दीलियों की क्या वजह थी? देखिए मेरी 2 बातें। देखिए मैं मुझे आप ये बताएं ना कि इकोनॉमिक पॉलिसी में आप मुझे एरर बताएं ना, कि मुझे एक एरर आइडेंटिफाई करके दें कि पीटीआई ने ये एरर किया इकोनॉमिक पॉलिसी में। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज है, पॉलिसी में मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ, पीटीआई ने कोई फंडामेंटल एरर नहीं किया। और उन्होंने फंडामेंटल एरर तो सबसे बड़ा ये था, पॉलिटिकली पीटीआई की गवर्नमेंट को चाहिए था कि चैप्टर 11 इन्वोक करती है। आपके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टर ही नहीं आता यहाँ पे जब तक आप चैप्टर 11 नहीं इन्वोक करते, क्योंकि आप उनको नैब में और एंटी करप्शन में और एफआईए में फंसा देते हैं जब वो बैंकरप्ट हो रहे होते हैं या निकलना होता है उन्होंने। तो नहीं, चैप्टर 11 कंट्री का कैसे होता है, मुझे समझाएं जरा। आप उसमें बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर सकते हैं इफ योर प्रोडक्ट बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल। वो यहाँ पे अब उस तरह के हमारे पास लग्जरीज नहीं है। तो बशीर साहब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारे मेरे जानने वाले हैं, मेरे हिसाब से पीटीआई के लोग शरीफ लोग थे और इन्होंने आके जो पाकिस्तान की शक्ल थी उसका सही नक्शा पाकिस्तान की आवाम को नहीं दिखाया। और ये मैं इमरान खान को मैंने उस वक्त भी कहा था कि सर, जो 30 जून 2018 का गंद एक छोड़ कर गए 30 साल का, आप पब्लिक के सामने लाएं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती पीटीआई ने ये की कि वो जो गंद उन्होंने क्रिएट किया था उसको ये पब्लिक के सामने अब इसका मतलब है कि जो पीटीआई की कमी है वो उनकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की गई। तो अब अगला प्रोग्राम जो है हम मीडिया के ऊपर करें और उनके स्पोक्स पर्सन्स के ऊपर करें। मेरी बात सुने, मैं असद साहब को भी जानता हूँ, इमरान खान को भी जानता हूँ, ये एक सच्चे और सही लोग हैं, मगर जो इससे पहले लोग हैं वो बड़े फनकार हैं। उन फनकारों ने जो काम किए हुए थे वो इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। मैं आपको बशीर साहब एक बात बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूँ। जो 1992 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में डॉलर का बाहर जाने का सिलसिला नवाज शरीफ साहब ने खोला था, जिससे पाकिस्तान में पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। मैं टैक्स में सारी जिंदगी मैंने गुजारी है, उससे पाकिस्तान की बुनियादें हिल गई हैं और पाकिस्तान को अभी 30-35 साल लगेंगे उसको सही होने में। ये बात आम आदमी को समझ नहीं आ रही, नहीं आएगी। उसकी वजह है कि आम आदमी को खाने का मिलेगा तो उसको समझ आएगी। लेकिन असद उमर साहब, सॉरी, इमरान खान एक शरीफ आदमी है, उसने वो बात, शरीफ आदमी की बात नहीं है, बात एक कैपेबल आदमी की बात हो रही है। मुझे एक बात कंप्लीट कर दे। देखिए 2 चीजें होती हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान जो है उन्होंने एक गलती ये की कि वो उन शरीफों की जाती करप्शन के ऊपर स्ट्रेस किया, मगर उन्होंने उनकी इंटेलेक्चुअल और पॉलिसी करप्शन जिसके तहत उन्होंने मईशत की जड़ें खोखली, मान लेता हूँ आपकी बात, मैं मान लेता हूँ असद उमर साहब। अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट मान लूँ ना तो ये बड़ी कमज़ोर आर्ग्यूमेंट है, बड़ी माजरत के साथ बड़ी वीक आर्ग्यूमेंट है,
क्योंकि आप सही आदमी थे, आप सही पॉलिसी चला रहे थे, लेकिन सडनली आपको बदल दिया और हफीज़ शेख को ले आए। हफीज़ शेख कौन है? वो पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर ज़रा सा क्रिटिसिज्म हुआ, उनको आपने बदला और फ़ौरन आप शौकत तरीन को ले आए। और आप याद करें, मेरे पास एविडेंस भी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी प्रोड्यूस कर लूँगा, लेकिन शौकत तरीन ने आते ही 2 दिन के बाद ये कहा कि पीटीआई का कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं, दैट कॉज द डिज़ास्टर फॉर द कंट्री। फिर उन्होंने यहाँ पे चुप नहीं हुए, बल्कि आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और बात की। उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ इंक्रीज इन पॉलिसी रेट एंड रैम्पेंट डिवैल्यूएशन पीटीआई हैज़ मेस्ड अप द इकोनॉमी। असद उमर साहब, योर व्यूज़। सर, अच्छा, पहली बात तो मैं एक चीज भूल गया था, रह गई थी मेरी। आपने जो पिछली दफा जो सवाल पूछा था वो बहुत अहम चीज है, तो उसकी मैं बात कर दूं। आपने कहा कि नौकरियां, रोजगार मिलना बंद हो गया था, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। सर, पहले 3 साल में पीटीआई की हुकूमत में, जिसके अंदर वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक कोविड का भी शामिल था, उसके बावजूद 3 साल में 55 लाख एडिशनल रोजगार दिया गया पाकिस्तान के अंदर। और जो मुस्लिम लीग नून के 5 साल थे उसमें 57 लाख था। यानी 5 साल में जितना रोजगार बढ़ा उतना ही तकरीबन सिर्फ 3 साल के अंदर तहरीक इंसाफ के बढ़ा, बावजूद कोविड के। तो एम्प्लॉयमेंट में तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ परफॉर्मेंस थी। और वो जो 1 करोड़ नौकरियों का हमने वादा किया था कि बढ़ेंगी, हम ऑन ट्रैक थे। अभी ये जो 6% ग्रोथ आई है, इसके जब आप एम्प्लॉयमेंट नंबर देखेंगे तो यकीनन आपको नजर आएगा कि तकरीबन 80 लाख से ज्यादा हमारी 4 साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो गई। अब जो आपका सवाल है ना, देखें, इसका ये सवाल मुझसे काशिफ अब्बासी ने पूछा था जिस दिन मुझे चेंज किया ना, हफीज शेख आए थे, तो उन्होंने मुझसे ये बोला, यार ये बताओ कि अगर तुम सेंचुरियां मार रहे थे तो तुम्हें क्यों ड्रॉप करके दूसरा बैट्समैन क्यों लेके आ रहे? मैंने कहा सेंचुरियां नहीं मार रहे थे, कोई 40 हो रहा था, कोई 50 हो रहा था, कोई 35 हो रहा था। तो कप्तान ने कहा कि नहीं यार, मुझे एक बंदा लेकर आना है जो उसने सेंचुरियां बनानी है, ठीक है ना, वो हफीज शेख को ले आए। सो द फैक्ट कि आपने चेंजेस की, वो एक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। वो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी टीम के अंदर क्विक चेंजेस करते हैं, लेकिन हम तो आखिर में जो रिजल्ट्स आए उन्हीं को देखेंगे ना। और रिजल्ट्स जो आए ये तो हार्ड नंबर है, ये किसी से छुपने वाली चीज नहीं है। जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझसे अगर आप पूछें, मैं नेगेटिव चले खुद बता देता हूं कि मेरे ख्याल में जहां पर वो हम रिफॉर्म की प्रोग्रेस नहीं अचीव कर सके जो हम चाहते थे, इमरान खान की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन हम नहीं कर सके, वो एरिया जिसकी शब्बर अभी बात कर रहे थे, वो है फिस्कल, वो है टैक्स रिफॉर्म का। वहां पर हाँ, टैक्स ग्रोथ हुई है, इस साल 6 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा, नंबर बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो बुनियादी रिफॉर्म्स थी ना, वो हम नहीं अचीव कर सके। उसकी बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन मैं शब्बर से इस पर डिसएग्री करता हूं कि पूरी मईशत में कोई फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं। भाई कोई तो फंडामेंटल रिफॉर्म थी, कोई चेंज ऑफ डायरेक्शन था कि एक्सपोर्ट का इतना बड़ा बूम आया। आईटी जो मुस्तकबिल है, जिसने इंडिया को उठा दिया, आईटी ने इतनी तेजी से ग्रो करना शुरू किया। कोई बुनियादी चेंजेस हम कर रहे थे तो इसलिए हो रहा था ना। एग्रीकल्चर जो इतने अरसे से स्टैग्नेट किया हुआ था, उसने एकदम जो बूम करना शुरू किया, तो कोई फैसले किए थे जिसकी वजह से हो रहा था। सो रिफॉर्म्स हुए, बड़े कामयाब हुए, लेकिन हर एरिया के अंदर कामयाब नहीं हुए। और मेरे ख्याल में जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां कामयाबी नहीं हासिल हुई वो टैक्सेशन सिस्टम के रिफॉर्म के। ओके।